हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको पुनः आईआईबीएफ की तैयारी कराने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इसमें आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम के जो नए क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, उन क्वेश्चनों को रिपीट कराया गया है। उन्हीं की एक श्रृंखला तैयार की गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आईआईसीटी इंस्टीट्यूट का चैनल है। इस पर आपको सारी वीडियोज आईआईबीएफ आधार एग्जामिनेशन संबंधी मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऋण वसूली के संदर्भ में हम विनियामक मानदंडों के अनुपालन तथा वसूली कौशल और रणनीति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से कैसे समझाते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा। हाउ डू वी बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड कलेक्शन स्किल्स एंड स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ डेब्ट रिकवरी। तो ऋण वसूली के संबंध में जो विनियामक मानदंड होते हैं उनको हम कैसे समझाते हैं। तो ऋण वसूली के जो संबंध होते हैं संदर्भ में, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये ऋण वसूली से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो एग्जाम वीडियो में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को संवैधानिक रूप से प्रकट प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन अंग्रेजी में रहेगा, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेटली डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स अकाउंट। तो जो बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित जानकारी एक वैध रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती है अधिनियम बैंक कार्यवाही साक्ष्य अधिनियम, जो 1891 में चालू किया गया था। इस अधिनियम के तहत बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड ने ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए वीवीवी कार्यक्रम शुरू किया है। तो वीवीवी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, पहले पिछली सीरीज में भी आपको यही क्वेश्चन मिला होगा वीवीवी का, आपको रिपीट है हो रहा है एक प्रकार से। तो अंग्रेजी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, नाबार्ड इन 1982 हैज स्टार्टेड वीवीवी program to propagate the 5 principles of development through credit. What does VVV stands for? तो दोस्तों, मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि VVV का फुल फॉर्म विकास वॉलंटियर वाहिनी होता है। इसको आपको ध्यान देना है, विकास वॉलंटियर वाहिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारोबार प्रतिनिधि एजेंट बीसीए के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल फॉर ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट? बीसीए का जो फुल फॉर्म होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो एजेंट होता है उसके लिए सॉफ्ट स्किल नहीं होता है, वो जो होता है 10 वर्ष का अनुभव। ये सॉफ्ट स्किल नहीं होता है, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये बीसीए के लिए सॉफ्ट स्किल का अनुभव ये नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, एक कारोबार प्रतिनिधि एजेंट जिसको बीसीए कहते हैं के रूप में आप एक अनिर्णायक ग्राहक की पहचान कैसे करेंगे? यानी एज ए बीसीए
हाउ विल यू आइडेंटिफाई एन इंडेसिव कस्टमर। जो अनिर्णायक ग्राहक होते हैं वो ऐसे ग्राहक होते हैं कि वो सिर्फ अपना देखते हैं, यानी वो चाहते हैं कि उन पर तत्काल ध्यान दिया जाए, यानी बीसीए के पास अगर वो पहुंचे तो उनका काम तुरंत हो जाए, वो अनिर्णायक ग्राहक कहलाते हैं। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ऑप्शन मिलेगा, दे विश टू बी अटेंडेंट टू इमीडिएटली। अनिर्णायक ग्राहक के लिए वे चाहते हैं कि उन पर तत्काल ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी ए लाइकली स्ट्रेटजी टू डील विद एन इम्पेशेंट कस्टमर। तो जो अधीर ग्राहक होते हैं, यानी कह सकते हैं कि उनके पास धीरज नहीं होता है, वो अधीर ग्राहक कहलाते हैं। यानी ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बचा जाना चाहिए। ये अधीर ग्राहकों को के लिए एक काम है बीसीए का कि ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बचा जाना चाहिए, यानी अटेंड द कस्टमर एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके, डिले शुड बी अवॉइडेड, देरी से बचा जाना चाहिए। ऐसे कस्टमर को लिए तुरंत सेवा देनी चाहिए और उनसे बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, मुश्किल देनदार से संपर्क करते समय ऋण वसूली एजेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक रणनीतियां हो सकती हैं। नंबर 1 कह रहा है संपर्क करने के लिए किए गए हर प्रयास का प्रलेखीकरण। नंबर 2 कह रहा है कॉल और व्यक्तिगत भेंट या मुलाकातों के दौरान सभी की देनदार की सभी प्रतिक्रियाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग, यह देनदार की पूरी जानकारी में किया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा पत्र, ईमेल पंजीकृत या डाक द्वारा भेजना जिसमें बकाया राशि का पूरा विवरण हो। ईमेल या पंजीकृत डाक द्वारा भेजना जिसमें वसूली एजेंट द्वारा फोन कॉल और भेंट या मुलाकातों द्वारा देनदार से संपर्क करने के लिए किए गए प्रयासों का पूरा विवरण हो जिनका कोई फायदा नहीं हुआ हो। वो मुश्किल देनदार का ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अंग्रेजी मिलेगा, विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकल स्टेजेज फॉर ए डेप्ट रिकवरी एजेंट व्हाइल कंटैक्टिंग ए डिफिकल्ट डेप्टर, यानी मुश्किल देनदार। नंबर 1 कह रहा डॉक्यूमेंटिंग एवरी एफर्ट मेड टू कंटैक्ट, ऑडियो रिगार्डिंग का ऑल द रिस्पॉन्सेज ऑफ द डेप्टर ड्यूरिंग कॉल्स एंड पर्सनल विजिट्स, दिस शुड बी डन इन फुल नॉलेज ऑफ द डेप्टर्स। नंबर 3 कह रहा है सेंडिंग लेटर्स बाय ईमेल या रजिस्टर्ड पोस्ट कंटेनिंग फुल डिटेल्स ऑफ द ड्यूज। नंबर 4 कह रहा है सेंडिंग लेटर्स बाय ईमेल्स या रजिस्टर्ड पोस्ट कंटेनिंग फुल डिटेल्स ऑफ द एफर्ट मेड बाय द रिकवरी एजेंट फॉर कंटेनिंग द डेप्टर बाय फोन कॉल्स एंड विजिट विच वेयर ऑफ नो अवेल, यानी जिनका कोई फायदा नहीं हुआ हो। तो दोस्तों मुश्किल देनदार वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये 1, 2, 3 और 4 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यही ऑप्शन सही है, यानी सभी ऑप्शन उसके लिए रणनीतियां हो सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना की गई है और सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे निष्क्रिय जमा खातों की राशि को इस निधि में अंतरित करें जिनका वर्ष, ये ब्लैंक जगह है, यहाँ पे हमें ऑप्शन देना है, या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया। यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड हैज बीन क्रिएटेड बाय आरबीआई एंड ऑल बैंक्स हैव एडवाइज्ड टू ट्रांसफर इन ऑपरेटिव डिपॉजिट accounts which have not been claimed or operated for a period of years or more to the fund। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक नियम है उसमें क्या है कि ऐसे निष्क्रिय जमा खातों की राशि को इस निधि में अंतरित करें जिनका वर्ष, तो 10 वर्ष, क्या सेलेक्ट करेंगे 10 वर्ष या उससे अधिक समय से दावा या परिचालन नहीं किया गया है। इसमें आपको 10 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय चक्रों में गिरावट के मामले में उपभोक्ता वित्त और वाहन ऋणों के निवल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों, जिसको कोष्टक में कहते हैं, लिखा है एनपीए, यानी उसको कहते हैं एनपीए का
हिस्सा है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यही अंग्रेजी में द शेयर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बताया ना, वही एनपीए के फुल फॉर्म। एनपीए टू नेट एडवांसेज इन कंज्यूमर फाइनेंस एंड व्हीकल लोन्स टेंड टू इन द केस ऑफ डाउन टर्न्स इन बिजनेस साइकिल। तो जो व्यवसाय चक्रों में गिरावट के मामले में उपभोक्ता और वित्त ऋणों के निवल अग्रिमों में जो अनर्जक आस्तियों का हिस्सा होता है वो क्या कहता है, हैव नो इम्पैक्ट, यानी अप्रभावित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टार 99 हैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्टार 99 हैच। तो 99 हैच वाला क्वेश्चन आपको क्या सेलेक्ट करना है कि यूएसडी प्लेटफॉर्म में यह उपयोगकर्ता को वित्तीय, गैर वित्तीय और मूल्य संबंधित सेवाएं जो वैल्यू एडिड सर्विसेज होती हैं प्रदान करता है। यही आपको सिलेक्ट करना है। यही क्वेश्चन अंग्रेजी में भी सेलेक्ट करेंगे कि इन यूएसएसडी प्लेटफॉर्म इट ऑफर्स फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड वैल्यू एडिड सर्विस टू द यूजर्स। तीसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल एटीएम का सही वर्णन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए वर्क साइट एटीएम। तो जो वर्क साइट एटीएम, जो कार्यस्थल एटीएम होते हैं, वो शाखा परिसर के भीतर या शाखा के बहुत निकट स्थित होता है, यानी लोकेटेड विद इन ब्रांच प्रेमिसेस आर इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द ब्रांच। जो शाखा के भीतर या शाखा के बहुत निकट स्थित होता है वही कार्यस्थल एटीएम माना जाता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है ब्राउन लेवल एटीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नंबर 1 कह रहा है ये एटीएम प्रायोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे। और नंबर 2 कह रहा है बैंक एटीएम मशीन का मालिक होता है, बिल्कुल सही, और उसका संचालन करता है, उसके बिलों का भुगतान आदि करता है। और नंबर 3 कहता है एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। Which one of the following statements is incorrect about brown label ATMs? The ATM would be under the brand and logo of the sponsor bank. A bank owns and operates the ATM machine, pays its ETC. नंबर 3 कह रहा है ए प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कैश एंड कनेक्टिविटी सिस्टम फॉर द एटीएम। तो जो ब्राउन लेवल के एटीएम होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रायोजक बैंक के ब्रांड के लोगो के तहत होते हैं। और तीसरे नंबर में एक निजी कंपनी एटीएम के लिए नकदी और प्रायोजक संयोजकता प्रणाली प्रदान करती है। तीसरे नंबर 1 और 3 ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत इंटरफेस फॉर मनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो जो भीम होता है, भीम एप्लीकेशन जिसको कहते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी, उसके विषय में कौन सा कथन गलत है। उसमें आपको यही कथन गलत सेलेक्ट करना है कि इसका उपयोग छोटे मूल्य के भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स, क्योंकि ये जो भीम का यूज होता है वो छोटे मूल्य के भुगतान करने के लिए भी किया जाता है। तो यही ऑप्शन आपको गलत में सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो जो गैर वित्तीय लेन देन नहीं होता है वो होता है डीटीएच का रिचार्ज। डीटीएच रिचार्ज एक प्रकार से गैर वित्तीय लेन देन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एटीएम कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो एटीएम कार्ड होता है वो केवल किसी एटीएम में लेन देन के लिए होता है, व्यापारिक साथ बिक्री केंद्र डिवाइस पर लेन देन के लिए होता है, इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन के लिए भी होता है।
तो ये सारे कार्य एटीएम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंकों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन यानी किसी प्रतिभागी बैंक के में सक्षम बनाती है। यह आईएमपीएस को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रदान नहीं करती है? तो दोस्तों आईएमपीएस से संबंधित है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application of any participating bank. It does not provide which one of the following benefit to IMPS. तो जो IMPS का बेनिफिट होता है वो P2P यानी पुश कार्य क्षमता पर होता है। P2P पुश फंक्शनलिटी पर आधारित होता है। ये IMPS का सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य संचित कार्ड प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः क्या होता है, में भिन्न होता है? तो ए स्टोर्ड वैल्यू कार्ड डिफर फ्रॉम ए प्रीपेड कार्ड प्राइमरली इन। तो जो मूल्य संचित कार्ड होता है वो प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः मूल्य संचयन व्यवस्था में भिन्न होता है। द वैल्यू स्टोरिंग मैकेनिज्म में भिन्न होता है। ये मूल्य संचित कार्ड की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, चार्ज कार्ड के समान होता है। ए चार्ज कार्ड इज सिमिलर टू। तो जो चार्ज कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड के समान होता है। चार्ज कार्ड इज सिमिलर टू ए क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आवश्यक है? नंबर 1 कह रहा प्रतिबद्धता, नंबर 2 सत्यनिष्ठा, नंबर 3 आर्थिक स्थिति। Which of the following checks from the criteria for appointment of a customer service point, जिसको CSP कहते हैं, by the BCs? नंबर 1 कमिटमेंट और नंबर 2 इंटीग्रिटी, नंबर 3 सोशियल इकोनॉमी। तो जो BC के कार्य होते हैं वो तीनों होते हैं, तीनों गुण होने चाहिए, इसलिए आपको चौथा ऑप्शन 1, 2 और 3 सेलेक्ट करना है। यही आपको ऑप्शन सही रहेगा। तो दोस्तों ये था IIBF पेपर में आने वाले प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संकलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे।